यह घटना तब की है जब मैं कॉलेज में था। मैं अक्सर पार्टीज और नाइट क्लब्स के लिए जाता था। मैं रोजाना रात में अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर जाता था और इकलौते होने के कारण मेरे मम्मी पापा ने कभी भी इस पर टोक टाक नहीं की। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था अपनी जिंदगी में, पर मुझे क्या पता था कि मेरी इस मजेदार लाइफ में बड़ी दिक्कत आने वाली थी। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि काश मुझ पर टोक टाक की होती, काश मैं उस वक्त इतना समझदार होता। एक शाम को हम सब दोस्त बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो कल सैटरडे नाइट है, क्या प्लान है? कल कुछ तूफानी करते हैं। हाँ, जो हमने कभी नहीं किया हो, जो हमें हिला दे, ये जिसे करके मजा ही आ जाए इस जिंदगी का। अच्छा ऐसी बात है, तो कब्रिस्तान में चलते हैं, मर कर देखते हैं, हम कभी मरे नहीं है ना। वेरी फनी, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। आइडिया तो शानदार है भारत का। और कब्रिस्तान में पार्टी कर लेते हैं। तो उस दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने कब्रिस्तान में पार्टी करने का फैसला किया। वहां हम सब ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया था। हम सब ने पूरी रात पार्टी करने की ठानी। हम एक कब्रिस्तान पहुंच गए जो दिखने में काफी डरावना था। फिर हमने पार्टी स्टार्ट की। हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला और हाथों में शराब लिए हुए हम सब डांस कर रहे थे। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था जब हम सब नशे में धोत होकर जमीन पर सो गए थे। तभी मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं जाग गया। बाकी सब सो रहे थे। मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन कब्रिस्तान में वॉशरूम नहीं होते, तो मैं वहां कुछ दूर चलकर कोई जगह ढूंढने लगा। तभी आगे जाकर मुझे एक तालाब दिखा। अब यहीं सुसु कर लेता हूं, कब्रिस्तान में कौन रोकता है। मैं वहां पेशाब करने लगा। तभी पीछे झाड़ियों में से मुझे एक आवाज आई, जैसे कोई चलकर मेरी तरफ आ रहा हो। कौन है? कौन है वहां? और मैंने दूर से एक काले कपड़ों में किसी को देखा जो एक बड़े से चोले में था। अंधेरे में वो परछाई एकदम काली दिखाई दे रही थी। मैं थोड़ा पास जाने लगा। तभी मुझे उसके बड़े बड़े चमकते हुए दांत दिखाई दिए। मेरा दिल अब बहुत जोरों से धड़क रहा था और मुझे एक भयानक एहसास हो रहा था। मैं वहीं जम गया और वो मेरे पास आने लगा। मैं चिल्लाते हुए वहां से भागा। मैंने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे पीछे अचानक दौड़कर आ रहा था। मैंने और तेज भागना शुरू किया और जल्दी से सभी के पास पहुंचकर सबको जगाया। उठो यार, यहाँ कोई है, वो इंसान नहीं है। मैंने इतना डरावना अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखा। सब लोग आधे होश में थे, नींद में थे या नशे में। अरे क्यों डरा रहा है भाई, सोने देना। कब्रिस्तान है भाई, भूत भी तो रहते हैं यहाँ। डोंट वरी बेबी, तुमने ज्यादा पी ली है। कम हियर। शट अप यू ऑल, मैं जा रहा हूँ, तुम सब मरो यहाँ। नो नो वेट यार, उठ जाओ सब लोग प्लीज। शान झूठ नहीं बोल रहा। कहाँ है ये वो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने वहां आसपास भी देखना चाहा कि कहीं वो सबको देखकर छुप ना गया हो, पर मुझे वो कहीं पर भी नहीं दिखा। फिर अचानक से वो मुझे काफी दूर हम सबको देखते हुए दिखाई दिया। वो बेहद ही भयानक था। वो देखो, वो वहां दूर से हमें देख रहा है। कहाँ है वो भयानक दानव? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा। शान के अलावा वो शैतान और किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। शान को जब यह एहसास होता कि वह हैवान बस उसे ही दिखाई दे रहा, बाकी और किसी को नहीं, तो डर के मारे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो मेरे पीछे था, लेकिन मैं तुम सबको उठाने के लिए यहाँ भागते हुए आ गया। क्या हुआ शान, तुमने कोई भूत देखा क्या? ऐसा तब होता है जब आप बहुत ज्यादा पी लेते हैं। एक पल के लिए मुझे लगा शायद वो सब सही कह रहे हैं और ड्रिंक करने की वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। भारत उठा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था। भारत का एक हाथ उसकी गर्लफ्रेंड पर था और उसने दूसरे हाथ में शराब की बोतल पकड़ रखी थी। क्या बात है भारत, कीप इट अप। चलो दोस्तों, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, हम अभी आते हैं। नहीं प्लीज मत जाओ, सब साथ रहो। यार हम यहाँ भजन करने नहीं आए, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी तो वक्त बिताना है। आज तो अच्छा मौका है। अरे बेटा, हम कब्रिस्तान में हैं, यहाँ भूत कहाँ अकेले छोड़ेंगे तुम दोनों को, हाँ? ऐसा बोल के तुम हमें डरा नहीं सकते। हाँ,
हम एडजस्ट कर लेंगे भाई, हमें जाने दे। तभी भारत अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद भारत की गर्लफ्रेंड के चिल्लाने की आवाज आती है। मैंने बोला था ना यहाँ कुछ गलत है, मान नहीं रहे हो ना तुम। उसको क्या हुआ? वो क्यों चिल्लाई? चलो जाकर देखते हैं। मैं पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करता हूँ। हम सब मिलकर कब्रिस्तान में उनको यहाँ वहां देखने लगे। मैंने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी एक कब्र के पास हमें बहुत खून दिखाई दिया, लेकिन भारत और उसकी गर्लफ्रेंड वहां नहीं थे। हम सब बहुत डर गए। मैंने बोला था ना वो सबको मार देगा। हे भगवान, चलो यहाँ से। नहीं, हम उनके बिना नहीं जा सकते। हम जानते भी नहीं वो जिंदा है भी या नहीं, पर वो दोनों गए कहाँ? तभी वहां झाड़ियों में से भारत की गर्लफ्रेंड खून से लथपथ भागती हुई आती है। उसने हम पर हमला किया। वो इंसान नहीं है, वो एक शैतान है। वो मार देगा, हमें मार देगा। कौन था वो? क्या तुमने उसको देखा? वो भारत को ले गया। उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से भारत पर हमला किया। हम सबको यहाँ से अभी निकल जाना होगा। लेकिन मैं भारत के बिना नहीं जाऊंगा। वो मेरा दोस्त है, वो हम सबका दोस्त है। दोस्तों, हमें भारत को ढूंढना होगा। शान, हम लड़कियों को कार के पास छोड़ आते हैं और हम दोनों वापस आकर उसे ढूंढते हैं। हाँ हेम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं शान, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज चलो यार, हम वहाँ सेफ रहेंगे। हम सब मरेंगे, हम नहीं बचेंगे। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे घर जाना है। मैं पहले से ही डर गया था। लड़कियां भी घबराने लगी और भारत की गर्लफ्रेंड घर जाने के लिए फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन हम भारत के बिना नहीं जा सकते थे। मैं और हेम कब्रिस्तान से बाहर कार में लड़कियों को छोड़ने जा रहे थे और उसके बाद हमने भारत की मदद के लिए वापस आने का फैसला किया। जैसे ही हम अपनी कार की ओर जा रहे थे, मैंने भारत की आवाज सुनी। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। सुना लड़कियों, भारत जिंदा है। तुम कार में बैठो, हम दोनों उसे लेकर आते हैं। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को कार की चाबी दे दी और जरूरत पड़ने पर उसे गाड़ी चलाने और मदद के लिए फोन करने के लिए कहा। वह मुझे ये कहना चाहती थी कि वापस जाना कितना खतरनाक था, लेकिन मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने उसे भारत की गर्लफ्रेंड और हेम की गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए मना लिया। मेरे और हेम के एक हाथ में डंडा था तो दूसरे हाथ में टॉर्च। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी डायरेक्शन में जाएं। मैं लेफ्ट में जाता हूँ, तुम राइट में जाओ। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। कहीं वापस आना कोई गलती तो नहीं थी। मुझे लड़कियों के साथ वापस चले जाना चाहिए था। मैंने मन ही मन सोचा। मैं इधर उधर देखता रहा। मेरी सांस फूल रही थी। मैं डर गया था। यह सब सोच सोच कर मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही थी, जिससे मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर होता जा रहा था। तभी अपने ऊपर पेड़ पर मुझे कोई आवाज सुनाई दी। मैं डर से वहीं जम गया। तभी मेरे ऊपर गीला गीला सा टपकने लगा। मैंने जैसे ही उस गीली चीज पर अपना हाथ लगाकर देखा तो उसे देख मैं घबरा गया, क्योंकि वो गीला चीज किसी का खून था जो ऊपर पेड़ से मुझ पर गिर रहा था। फिर मैंने बहुत डरते हुए धीरे धीरे ऊपर देखना शुरू किया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर भारत की डेड बॉडी उस पेड़ पर लटक रही थी, जिसकी आंखें निकली हुई थी। उसके चेहरे और शरीर का कुछ हिस्सा गायब था और उसकी बॉडी से खून टपक रहा था। तभी मुझे तालाब की पानी की आवाज आई। पानी में काफी तेज हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई पानी में बड़ी जोर से हाथ पैर चला रहा हो। शान, बचाओ, यहाँ आओ, जल्दी शान। मैं उस आवाज की तरफ दौड़ा। मैं वहां पहुंचा तो मैंने पानी में कुछ देखा। यह एक तैरते हुए शरीर की तरह लग रहा था। मैं और ज्यादा देखने के लिए इसके करीब चला गया और वहां पानी में हेम की डेड बॉडी थी। मैं वहीं जमकर खड़ा हो गया। मैं रो रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे मंडरा रहा है। मैं मुड़ा, देखा कि कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं। वह इतनी तेजी से मेरे पीछे से गायब हुआ कि मुझे उसका चेहरा देखने का भी मौका नहीं मिला। उसने मेरे चेहरे पर जोर से मुक्का मारा। उसके जोरदार मुक्के ने मुझे बेहोश कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय से बेहोश था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं तालाब के किनारे के बिल्कुल पास जमीन पर पड़ा था। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि मेरे दोनों तरफ डेड बॉडीज पड़ी है, एक हेम की और एक भारत की। हेम की लाश 6 हिस्सों में थी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन मैं अभी भी दूर जाने और बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस वक्त मुझे किसी की परवाह नहीं थी।
मैं सिर्फ कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहता था। मैंने कब्रिस्तान छोड़ने के लिए खड़े होने की कोशिश की। मुझे चक्कर आ रहे थे और कमजोरी महसूस हो रही थी। अचानक किसी ने मेरे बाल खींचे और मुझे पानी में धकेल दिया। उसने मुझे मेरे सर से पकड़कर मेरा पूरा शरीर पानी में डाल दिया, जिससे मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। छोड़ो मुझे, मदद करो, प्लीज हेल्प। कोई मुझ पर प्रेशर देखकर मुझे पानी में डुबा रहा था, लेकिन मुझे काफी देर तक सांस रोकने की प्रैक्टिस थी। मैंने सांस रोक लिया और कुछ देर में पानी के तल पर फ्लोट होने लगा, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह। वो जो कोई भी था उसे लगा कि मैं मर चुका हूं और वहां से चला गया। मुझे उसका वहां से चले जाना महसूस हो रहा था। मैं कई घंटों तक उसी तरह पानी पर एक लाश की तरह ही पड़ा रहा और मैंने सुबह होने का इंतजार किया। मैंने देखा सूरज निकल गया है तो मैं तालाब से बाहर आया और अपनी कार की तरफ जाने लगा। मुझे यकीन था कि मेरी कार वहां नहीं होगी, क्योंकि मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को वहां से जाने के लिए बोल दिया था। पर मैं हैरान था कि सुबह तक भी कोई हेल्प के लिए नहीं आया था। क्या उसने किसी को फोन करके हेल्प के लिए नहीं बुलाया? क्या वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई? जब मैं वापस कब्रिस्तान से बाहर निकल गया तो मैं और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि मेरी कार वहीं खड़ी थी। तो बाकी तीनों लड़कियां कहाँ थी? क्या वो जिंदा थी या वो वहां से बचकर जा चुकी थी? मैंने अपनी कार स्टार्ट की और घर की तरफ चलने लगा। तभी रास्ते में कब्रिस्तान से कुछ फीट दूर मैंने सड़क पर कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ले लिया। मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड की लाश के 2 टुकड़े पड़े थे। उसके शरीर के बीच में से 2 हिस्से हुए थे, एक लेफ्ट में था और एक राइट में। इतनी भयानक मौत थी, किसी ने उसे सर से टांगों तक चीर दिया था। मैंने पागलों की तरह रट हुए अपनी कार स्टार्ट की और किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर तक आया। कई सवाल मुझे आज भी परेशान करते हैं। भारत की गर्लफ्रेंड और हिंद की गर्लफ्रेंड की आज तक कोई खबर नहीं मिली। मेरी गर्लफ्रेंड ने शायद मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। आज तक मैं उस हादसे को भुला नहीं पाया हूँ और जिंदगी में मैंने कभी दोबारा पार्टी नहीं देखी। मैं हंसना भूल गया हूँ। काश उस रात हम वहां ना गए होते। उस रात मैंने बहुत कीमती इंसानों को खो दिया। आधी रात का वक्त हो चुका था। निधि अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक किसी की आहट से उठकर बैठ गई। उसे जोरों से प्यास लगी थी। पानी लेने के लिए निधि अपने बेडरूम से बाहर निकली ही थी कि अचानक उसे एक साया नजर आया। निधि ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां पर? कोई है क्या? मगर वापस पलटकर कोई जवाब नहीं आया। निधि के रोंगटे खड़े होने लगे थे। कुछ ही पलों में वो साया निधि के नजदीक खड़ा हुआ था। उस साया के भयानक रूप को देखकर निधि की एक जोरदार चीख पूरे हॉल में गूंज गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इस कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई। निधि और निखिल कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे को चाहते थे। निधि ने निखिल को कई बार शादी के लिए फोर्स किया, मगर निखिल हमेशा उसे टाल देता था। एक दिन निधि ने गुस्से में निखिल से कहा, निखिल, कभी कभी तुम मेरी समझ से बाहर हो जाते हो। जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं है निधि, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दो। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें निखिल? ये बात बोलते बोलते तुम्हें 2 साल हो गए हैं। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी शादी मेरे पेरेंट्स कहीं और कर देंगे। ऐसा मत करना निधि, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर ऐसी बात है निखिल तो तुम्हें मुझसे इसी हफ्ते शादी करनी होगी। निधि की बात सुनकर निखिल सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर निधि से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम इसी हफ्ते शादी करेंगे। निधि के परिवार वालों को निखिल पहले से ही पसंद था। निखिल और निधि की धूमधाम से शादी हो गई। निखिल का बंगला सुनसान जगह पर था। निधि ने जब पहली बार उस बंगले को देखा तो उसने निखिल से कहा, निखिल, बंगला तो बहुत खूबसूरत है, पर तुम इतने सुनसान एरिया में रहते कैसे हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। कोई बात नहीं निधि, अब तो तुम आ ही गई हो, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। निधि की सास ने निधि को बहुत सारा प्यार दिया। निखिल के घर की नौकरानी पूजा भी निधि का बहुत ख्याल रखती थी। दीदी, आप बहुत ही अच्छी हो। आपको कुछ भी काम हो या जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं वो कर दूंगी। शुक्रिया पूजा, तुम भी काफी अच्छी हो। शादी को 3 महीने कब बीत गए निधि को पता ही नहीं चला। निखिल हर सुबह ऑफिस चला जाता
और शाम को लौट कर आता था। निधि की जिंदगी कुछ ऐसे ही कट रही थी। मगर एक दिन जब निखिल घर आया तो उसके साथ एक नई लड़की थी। निधि ने उस लड़की को देखकर कहा, तुम कौन हो? जी मेरा नाम रीना है, मैं आपके घर काम करने आई हूँ। ये हमारे घर की नई नौकरानी है। पूजा कहाँ गई? पूजा काम छोड़कर चली गई क्या? उसने काम क्यों छोड़ दिया? वो तो यहाँ बहुत खुश थी। अरे बाबा, इतने सारे सवाल और वो भी एक साथ। हाँ, वो चली गई, उसे गांव जाना था इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। निधि ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर उसने देखा कुछ दिनों बाद रीना भी वहां से चली गई और उसके घर में तीसरी नौकरानी आ गई। निधि को यह बात बड़ी अजीब सी लगी। उसने अपनी दिल की बात निखिल से कही। तुम्हारे घर में नौकरानियाँ 2 महीने से ज्यादा नहीं टिकती क्या? अरे यार, ये बंगला थोड़ा सुनसान इलाके में है, हो सकता है वो कंफर्टेबल फील ना कर रही हो इसलिए चली गई हो। तुम चिंता क्यों करती हो? चलो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है भाई, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं तो चला सोने। इतना कहकर निखिल सोने के लिए वहां से चला जाता है। एक रात की बात है, जब निधि और निखिल दोनों ही अपने कमरे में सो रहे थे। कमरे में काफी अंधेरा था क्योंकि तूफान की वजह से घर की लाइट जा चुकी थी। बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था जिससे काफी बिजलियां कड़क रही थी और तूफान का बहुत शोर भी हो रहा था, जिससे निधि नींद से जाग जाती है और निखिल को अपने साथ सोया हुआ देखकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट से वो सो नहीं पा रही होती और वो अपनी आंखें फिर से खोलती है। उस समय कमरे में पूरा अंधेरा था। तभी एक बिजली की रोशनी आती है और निधि को निखिल की जगह एक शैतान उसके साथ सोया हुआ दिखाई देता है। पर एक बार फिर कमरे में पूरा अंधेरा हो जाता है और इसके अगले ही पल फिर से एक बिजली की रोशनी आती है। निधि बहुत डर कर देखती है, पर इस बार निधि को उसके साथ कोई शैतान नहीं बल्कि निखिल ही सोया हुआ दिखता है। निधि इस बात से काफी सहम जाती है और कंफ्यूज भी हो जाती है। लगता है मुझे वहम हो रहा है और इस तूफान की वजह से जो मुझे डर लग रहा है उसी डर से मुझे कुछ भी उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है। इतना कहने के बाद निधि निखिल के पास आकर उस पर अपना हाथ रखकर सो जाती है। अगले दिन जब निधि अपनी आंखें खोलती है तो उसके बिल्कुल पास निखिल खड़ा हुआ होता है। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। निधि उसे रोकना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती निखिल वहां से चला जाता है। निधि उस पूरे दिन बीती हुई रात के बारे में ही सोचे जा रही थी और परेशान हुए जा रही थी। ऐसे ही निधि का वो पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। निधि अपने बेडरूम में सोने चली गई। आधी रात का वक्त हो चुका था। निधि अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक कुछ अजीब आवाजों से वो चौंक कर उठकर बैठ गई। निखिल भी घर से बाहर गया हुआ है। सासू माँ भी अपने कमरे में जल्दी सो जाती है, फिर यह आवाज कैसी है? निधि अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ये सब सोचती है। हे भगवान, ये हर रात को यहाँ मेरे साथ सब क्या हो रहा है? इस आवाज के पीछे कोई चूहा या बिल्ली ही हो बस। निधि कमरे के बाहर की ओर निकल गई। उसने देखा सामने वाले कमरे में चपड़ चपड़ की आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर मांस को चबा रहा हो। निधि डरते डरते उस कमरे की ओर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि कई लड़कियों की लाश उस कमरे में पड़ी हुई थी, जिसमें पूजा और रिया की लाशें भी थी और निखिल जानवरों की तरह उनका मांस खा रहा था। इस मंजर को देखकर निधि चीखकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने खुद को अपने बेडरूम में पाया। निखिल और एक अजीब सा दिखने वाला डॉक्टर उसके पास खड़ा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ था निधि? तुम हमें कमरे के बाहर बेहोश मिली। निधि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उस वक्त वो खामोश ही रही। रात के वक्त डरते हुए उसने निखिल को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और उस तूफानी रात में उसको अपने साथ निखिल की जगह एक शैतान सोया हुआ दिखाई दिया था, ये सब भी बताया। उसकी बात सुनकर निखिल जोर जोर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए निधि की ओर देखकर कहा, लोग सोते हुए सपना देखते हैं और तुम जागते हुए भी सपने देखने लगी। निधि, ये तुम्हारी वो सब हॉरर मूवीज देखने का ही नतीजा है। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। मेरी जगह वो शैतान हमारे बेडरूम में आया कैसे? हाँ, उसकी ये हिम्मत। आने दो, इस बार उस शैतान को हमारे सामने, फिर बताता हूँ उसे। निखिल, तुम्हें ये सब एक मजाक लग रहा है? और नहीं तो क्या, भला ऐसा भी सच में कभी होता है? मतलब तुम मेरा विश्वास नहीं करते? नहीं है तुम्हें मुझ पर भरोसा? निखिल कुछ कहे बिना ही वहां से चला गया, मगर निधि की आंखों में अभी भी वो घटना घूम रही थी। इस घटना को कुछ महीने ऐसे ही बीत गए और निधि भी उस घटना को भूलने लगी थी।
और एक रोज सफाई के दौरान उसकी नजर बंगले के एक पुराने कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर धूल जमी हुई थी। निधि जब से निखिल के साथ उस घर में आई थी, उसकी नजर उस कमरे पर कभी भी नहीं पड़ी थी। निधि सफाई करने के इरादे से उस कमरे के अंदर चली गई, मगर जैसे ही उसने उस कमरे के अंदर प्रवेश किया, उसके नथुनों में बहुत ही भयंकर बदबू टकराई। मगर सामने का नजारा देखकर निधि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस कमरे में चारों ओर अधखाई लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी। लाशों की दशा ऐसी थी जैसे कि उन्हें किसी ने नोच नोच कर खाया हो। तभी अचानक निधि की निगाह सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो व्यक्ति लगातार निधि को घूरे जा रहा था। निधि उस व्यक्ति को जानती थी। वो उसका ही पति निखिल था, जो कि एक शैतान के रूप में उसके सामने खड़ा हुआ था। यह सब देखकर निधि एक बार फिर से चक्कर खाकर गिर पड़ी, और इस बार जब निधि की आंख खुली तो उसने अपने आप को बंगले की छत पर पाया। आधी रात का वक्त था और वहां एक खौफनाक किस्म की शांति चारों ओर फैली हुई थी। उसका पति और उसकी सास वहां उसके सामने खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। निधि ने चिल्लाकर अपने पति से कहा, ये सब क्या है निखिल? कौन हो तुम? निधि की बात सुनकर उसका पति निखिल जोर जोर से हंसने लगा, और उसने शैतानी हंसी हंसते हुए निधि की ओर देखकर कहा, जिस कमरे में तुमने लाशों को देखा था, उस कमरे को मैं तुमसे कब से बचा आ रहा हूं, पर आज तुमने इस बंगले का वो पुराना कमरा खोज ही लिया। वो लाशें ना जाने कितनी लड़कियों की है, उसमें से कुछ नौकरानियां भी शामिल है, जैसे कि पूजा, रीना और बाकी भी सब। और उन लाशों में कुछ मेरी पुरानी बीवियां भी थीं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यही कि तुम मेरी पहली बीवी नहीं हो। तुमसे पहले ना जाने मैंने कितनी शादियां की। मुझे इंसानों का मांस बहुत पसंद है। ये सुनकर निधि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा उसकी सास भी अपने शैतानी रूप में अजीब से अंदाज में उसे घूरे जा रही थी। निधि को इस तरह देखते हुए उसकी सास ने कहा, ये सच कह रहा है, हम लोग इंसान नहीं शैतान है। तुम्हें पता है कि तुम जिंदा क्यों हो? क्योंकि हमारे लिए तुम बहुत खास हो। निधि, शैतान हमारे द्वारा इस दुनिया में आना चाहता था और हमने शैतान को वचन दिया था कि हम उसे इस दुनिया में लाकर रहेंगे। ना जाने कितनी लड़कियों से मेरे बेटे ने शादी की, मगर वो माँ ना बन सकी। बदले में वो हमारा खाना बन गई। मगर तुम बहुत खास हो निधि। तुम्हारे पेट में शैतान का अंश मौजूद है। तुम्हारी कोख से शैतान पैदा होगा। तुम प्रेग्नेंट हो निधि। तुम शैतान के इस अंश को जन्म देकर इस दुनिया में ले आओ और हमारे साथ मिल जाओ, तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तुम झूठ बोल रही हो मुझे फंसाने के लिए। मेरी माँ सच कह रही है निधि, तुम वाकई में प्रेग्नेंट हो। पर आज की रात शैतान तुम्हारी कोख से पैदा होगा। इंसान के बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए 9 महीने का समय लगता है, मगर शैतान के बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए केवल 1 रात का समय लगता है। कुछ ही देर में वो वक्त शुरू होने वाला है और उसके बाद शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा और तबाही मचा देगा। निखिल की बात सुनकर निधि के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। उसकी समझ में आ चुका था कि वो हकीकत में शैतानों के चंगुल में ही फंस चुकी है। आज नहीं तो कल वो लोग उसे मार ही देंगे। निधि ने अपने पति की ओर देखा, जिसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल काला पड़ चुका था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। तुम मेरे जरिए शैतान को इस दुनिया में लाना चाहते थे ना? जब मैं ही जिंदा नहीं रहूंगी तो तुम्हारा शैतान कहां से आएगा? इतना बोलकर निधि ने छत से छलांग लगा दी और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर गई। निधि ने जमीन पर गिरते ही अपना दम तोड़ दिया। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि निखिल और उसकी मां को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही पलों के बाद वहां पर भूकंप आया और निखिल और उसकी मां के चेहरे बिगड़ने लगे। बंगले की छत से दूसरी दुनिया का एक द्वार खुला, जिसमें से एक भयानक राक्षस के 2 बड़े हाथ बाहर निकले और उस राक्षस ने निखिल और उसकी मां दोनों के शैतानों को उस द्वार के अंदर खींच लिया। वो दोनों बुरी तरह से दर्द से चिल्ला उठे, जिसके बाद वो द्वार भी बंद हो गया और इसके कुछ ही देर बाद उस सुनसान बंगले पर सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं था।
राजन कार ड्राइव करते हुए एक ऑफिस के बाहर गाड़ी रोक देता है। रौनक, दीपक, प्रतीक और केशव के साथ ऑफिस से बाहर आता है और गुस्से में राजन से कहता है, कामचोर, आज रिजल्ट खुलने वाला है। कहाँ मर गया था इतनी देर तक? चल जल्दी गाड़ी चालू कर। जी मालिक। वो सारे लोग कार में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद स्ट्रांग रूम के पास मतगणना स्थान के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ देर बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और राजन के मालिक के भाई की पार्टी भारी मतों से जीत जाती है। मालिक, आज तो बड़ा ही शुभ अवसर है, आज तो पार्टी बनती है। पार्टी तो होगी, बहुत धूमधाम से होगी। तो एक काम कर, एक हफ्ते की छुट्टी ले ले और अपनी फैमिली के साथ कोई अच्छी सी जगह पर चला जा और उसके बाद रात को मेरे फार्म हाउस पर आ जाना। रौनक उसे कुछ पैसे दे देता है और फिर अपने दोस्त केशव, दीपक, प्रतीक के साथ नाचने लगता है। राजन खुशी खुशी अपने घर आता है और अपने मालिक की बात अपनी पत्नी को बताता है और छुट्टी मनाने अपने गांव चला जाता है। गांव से वापस आकर वो रात में उसके फार्म हाउस जाता है। राजन वहां पहुंचता है और देखता है फार्म हाउस के बाहर ताला लगा हुआ है। राजन अपने मालिक रौनक को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन कोई नहीं उठाता। लगता है मालिक बहुत गुस्से में है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। तुम्हारे मालिक तुम्हारा फोन इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनको याद नहीं है कि आज उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए बोला था। राजन पलट कर देखता है, एक बहुत ही सुंदर लड़की हाथ में एक अखबार लिए कार के पास खड़ी हुई होती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम कृतिका चौहान है और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रौनक ने मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ। फिर वो मुझे छोड़कर कहीं चला गया। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे मालिक को जानती हो? कृतिका उसे एक फोटो देती है जिसमें वो और रौनक साथ खड़े हुए थे और कैमरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं तुम्हारे मालिक की दोस्त हूँ और मुझे पता है वो कहाँ गया है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसके यहाँ छोड़ दो। ठीक है, आप बैठ जाइए। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और राजन उस लड़की के बताए पते पर जाने लगता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अंधेरे में कार चलाते हुए उसे ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो गाड़ी स्लो चला रहा था। राजन मिरर में देखता है कि वो लड़की अखबार पढ़ रही है। लगता है आपको अखबार पढ़ने का बहुत शौक है, इसीलिए तो इतनी रात को भी आप पढ़ रहे हैं। कृतिका पेपर को बंद कर देती है। तुम पेपर नहीं पढ़ते? जी बिल्कुल पढ़ता हूँ। आखिरी बार कब पढ़ा था? जी हो गए लगभग एक हफ्ता। जब मैं अपने गांव गया था ना, तब मैंने पेपर नहीं पढ़ा था। मुझे ये पता चल ही गया था कि चुनाव कौन जीता। चुनाव में सिर्फ हार जीत नहीं होती, जीत का जश्न भी होता है। हाँ होता तो है। मेरे मालिक जश्न मनाने के लिए ही अपने फार्म हाउस पर गए होंगे और फिर किसी काम से वहाँ से चले गए होंगे, आपको अकेला छोड़कर। वो मुझे छोड़ना ही कहाँ चाहता था। राजन उसकी बात नहीं समझता। तभी वो दोनों लड़की के बताए पते पर आ जाते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये घर पहली बार देख रहा हूँ। आपको पक्का यकीन है कि मालिक यहीं आए होंगे? मुझे पता है तुम्हारा मालिक यहीं है और ये मेरा घर है। राजन को कृतिका अपने घर आने के लिए कहती है। राजन अपने मालिक के डर से उस लड़की का कहा मान जाता है। तुम अंदर चलो, मेरा एक आखिरी काम अभी बाकी है। अंदर जाते ही तुम्हें मेरी मेड दिखेगी। तुम उससे कहना कि तुम रौनक के ड्राइवर हो। मेरा नाम मत लेना, मैं अभी आती हूँ। राजन अंदर चला जाता है। उसे मेड दिखती है और वो उसे कृतिका के कहे अनुसार बताता है कि वो रौनक का ड्राइवर है। मेड उसे सर पोंछने के लिए टॉवल देती है और फिर थोड़ा सा नाश्ता। कृतिका मैडम दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो अंदर आकर सीधा सो गई? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या आपको पता नहीं 4 दिन पहले ही कृतिका मैडम की डेड बॉडी सड़क के बीच मिली थी। राजन उस समय चाय पी रहा होता है। उसके हाथ से प्याली गिर जाती है। लेकिन मैं तो अभी अभी उन्हीं के साथ यहाँ आया हूँ। क्यों मजाक कर रहे हैं? आपके मालिक भी तो 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो आजकल? इतना कहकर मेड चली जाती है। राजन को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपनी कार की तरफ भागता है। कार के अंदर जाते ही वो देखता है पीछे की सीट पर एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है जो कृतिका पढ़ रही थी। वो उस पेपर को उठाता है
जिसमें 4 दिन पुरानी खबर होती है। 21 साल की लड़की की लाश बीच सड़क पर पाई गई, जिसकी जांच के बाद ये पता चला कि उसे चलती गाड़ी से किसी ने फेंक दिया होगा। उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए। आखिरी बार सूत्रों के मुताबिक उसे रौनक रायचंदानी के फार्म हाउस पर पार्टी करते हुए देखा गया था। लड़की का नाम कृतिका चौहान बताया जा रहा है। राजन को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी कार तेजी से भगाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी डिक्की खुली हुई है। वो अपनी कार रोककर डिक्की बंद करने के लिए जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस कार की डिक्की में रौनक, दीपक, केशव और प्रतीक की लाश पड़ी हुई थी। राजन कुछ देर वहीं बैठ जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके कार को पुलिस के पास ले जाता है। इन लोगों की 2 दिन पहले हत्या हो गई थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हत्या के 2-3 घंटे बाद ही इन लोगों की लाशें गायब हो गई थी। और अब इन लाशों को अचानक कहीं से तुम लेकर आए हो और तुम कह रहे हो कि ये यहाँ कैसे आई? तुम्हें कुछ पता नहीं? सच सच बताओ, इनकी मौत के बारे में क्या जानते हो तुम? मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है माई बाप। अगर मैंने उनका कुछ बिगाड़ा होता तो खुद पुलिस के पास क्यों आता? मुझे लगता है उनकी हत्या उसी लड़की ने की है जिसकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। उस लड़की का नाम कृतिका चौहान था। ये सब बकवास है, भूत प्रेत का मामला नहीं है। मुझे लगता है इस लड़की और बाकी लोगों को किसी ने मारा है। हम जल्द से जल्द इसका पता लगा लेंगे। तुम अपना शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी कार पुलिस जब्त कर लेगी और तुम्हारे साथ पूछताछ की जाएगी। पुलिस जब भी तुम्हें बुलाएगी तब तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। तुम बहुत ही सीधे साधे इंसान लगते हो, लेकिन फिर भी ये हमारा काम है सभी पर शक करना। राजन वहां से चला जाता है और पैदल ही अपने घर जाने लगता है। तभी उसे बीच रोड पर एक पेपर दिखाई देता है। राजन पहले तो कुछ सोचता है, लेकिन फिर उस पेपर को उठा लेता है। वो उस पेपर में एक खबर पढ़ता है। अपने फार्म हाउस में पार्टी कर रहे रौनक रायचंदानी अपने 3 दोस्तों के साथ मृत अवस्था में पाए गए। हैरत की बात यह है कि चंद घंटों बाद ही उनकी लाशें रहस्यमयी तरीके से चुरा ली गईं और उनकी मृत्यु कैसे हुई इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। कमिश्नर वीपी सिंह का कहना है कि हत्यारा जो कोई भी हो, जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। राजन अपने घर ना जाकर फार्म हाउस जाने की सोचता है। वो पैदल उसी रास्ते चलने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक टूटी हुई चूड़ी दिखाई देती है। उसे लगता है हो ना हो एक्सीडेंट यहीं हुआ होगा। वो आसपास देखता है तो उसे एक टूटा हुआ फोन मिलता है। वो फोन उठाकर देखता है तो उसमें एक वीडियो दिखाई देता है। रौनक को मैं अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो मेरे साथ पार्टी में जबरदस्ती करना चाहता था। मैंने उसे उसके फार्म हाउस पर थप्पड़ मार दिया था। मुझे लगा रौनक शांत हो जाएगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे कार में बिठा दिया और जब उसका जोर मुझ पर नहीं चला तब उसने मुझे चलती हुई कार से फेंक दिया। मुझे बहुत ज्यादा चोट आई है। मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी, लेकिन अगर किसी को भी ये वीडियो मिलता है तो वो उसे पुलिस को दे दे, प्लीज। राजन सब कुछ समझ जाता है और वो वीडियो लेकर पुलिस के पास चला जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।